नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस में। मैं राजकुमारी आज आपको पूर्व में आई हुए MP सिविल जज में IPC के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगी जो इस प्रकार हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुत्तम कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 2 18 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 3 14 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर 4 12 वर्ष के लिए। तो कितने वर्ष में लघुकृत कर सकती है? उसको कर सकती है 14 वर्ष में कम, 14 वर्ष के लिए कर सकती है आजीवन कारावास। सेक्शन 55 में कहा है कि सरकार आजीवन कारावास को कितने में कर सकती है? 14 वर्ष के लिए कर सकती है। 14 वर्ष को सरकार यानी कि कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई भी सरकार इस दंड को, आजीवन कारावास को 14 वर्ष में कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए उच्चतम न्यायालय कारावास करने का निर्देश दे सकता है, उस अवधि को कितने वर्ष के लिए कम कर सकता है? कितने वर्ष के लिए उसे दे सकता है? यानी कि आजीवन कारा, उसने अपराध किया है और उस पर जुर्माना भी लगा है उस पर, यानी कि उस पर क्या हुआ है, उसे दंड किस प्रकार का मिला है? उसे यानी कारावास का भी दंड मिला है, उसे फाइन भी मिला है, दोनों मिले हैं। और उसने कारावास का दंड का और उसने फाइन जमा नहीं किया है, तो कितने तक का दंड मिलेगा उसे? 1/3 का, 2/2 का, 3/1/4 का, 4/2/3 का, कितने तक का हो जाएगा उसका दंड? वो दंड तो उसे मिला ही है, उसे और एक्स्ट्रा कितना लेने दिया जाएगा? 1/4 का। और 1/4 में जैसे किसी व्यक्ति को सेक्शन 65 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति को कितने तक का दंड दिया जाएगा? 1/4 तक का दंड दिया जाएगा अगर उसने क्या नहीं जमा किया है? फाइन जमा नहीं किया है। फाइन जमा नहीं किया है जब उसे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही मिले हैं। इम्प्रिजनमेंट दोनों ही प्रकार का दंड मिला है और उसने फाइन जमा नहीं किया है। उसने फाइन जमा नहीं किया तो कितना तक का हो जाएगा? उसका 1/4 और उसे दंड मिलेगा उस एक्स्ट्रा। जैसे कि किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा मिली है किसी मामले में, 1 साल यानी कि 12 मंथ, 12 मंथ का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 मंथ और उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 1 साल की सजा तो उसे मिलेगी 1 ईयर की, और उसे आधी 3 माह की और कारावास से दंडित किया जाएगा, यानी 3 महीने और उसे जेल में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब या को पीट रहा है, माँ उसमें हस्तक्षेप करता है, तब का माँ को भी पीटता है। यानी कि ए किसको पीट रहा है? जेड को पीट रहा है, इसे पीट रहा है, और माँ उसको पीटने में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है कि इसे मत मारो। तो का इसको भी, एम को भी मारने लगता है, इसको भी पीटने लगता है। तो का द्वारा माँ पर किया गया अपराध उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता। का या को स्वेच्छा या कारित की गई उपपत्ति के लिए दंड से और माँ के पर किए गए प्रहार के लिए दंड से, दूसरे दंड से दंड नहीं होगा। तो सेक्शन IPC का क्या कहता है कि कई कार्यों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अलग अलग दंड दिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि नहीं है उसे दूसरे दंड, हाँ उसे सही है ये कि उसे इसको भी पीटने का दंड मिलेगा और इसको भी पीटने का दंड मिलेगा, दोनों को ही पीटने का दंड मिलेगा उसे। क्वेश्चन नंबर 4, एक लोहार है। क्वेश्चन नंबर 4, एक लोहार है, डाकुओं की टोली द्वारा अभिग्राहित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पकड़ लिया जाता है। अभिग्राहित माने पकड़ लेना, पकड़ लिया जाता है उसे, और तत्काल मृत्यु और धमकी द्वारा
अपने औजारों को लेकर बा के गृह को द्वार को तोड़ने के लिए कहा जाता है, के लिए विवश किया जाता है। डाकू जिसकी संख्या कितनी है? 10 है। गृह में प्रवेश करते हैं, बा का धन आभूषण लूट लेते हैं, बा के पुत्र का वध भी कर देते हैं। तो आ किस चीज के लिए लायबल होगा? इसमें इसे किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 94 में बताया गया है। तो इसमें इस प्रॉब्लम को अपन समझते हैं कैसे कि आ कौन है? एक लोहार है। ये कौन है? एक लोहार है। ए या आ एक लोहार है। किसके घर में किसका घर है? बी का घर है, यानी कि बा का घर है। बा का घर है और कौन उसे पकड़ लेता है? एक लोहार है। लोहार को डाकू क्या करते हैं? डाकू क्या कर रहे हैं? उसे पकड़ लेते हैं। और डाकू की संख्या कितनी है? 10। और वो क्या कर रहे हैं? उसे धमकी द्वारा, थ्रेट द्वारा, यानी कि एक्ट विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट, यानी कि उसे काय के द्वारा? कंपेल्ड, यानी कि उस पर दबाव किसके द्वारा? भय यानी थ्रेट उसके साथ उपपत्ति की मारपीट द्वारा या उसकी धमकी इस प्रकार की दी जा रही है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। एक के घर का, बी के घर का वो क्या करते हैं? ताला तोड़वाते हैं। ताला तोड़वा के उसके घर का क्या कर लेते हैं? उसे क्या कर लेते हैं? बा का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बा के पुत्र को भी वो खत्म कर देते हैं, यानी कि वध कर देते हैं उसको। तो आ किसके लिए लायबल होगा? आ किसी अपराध के लिए नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ धमकियों द्वारा यानी कि विवश किया गया था और उनकी संख्या उसे उसके मृत्यु के भय में उसने उसका घर तोड़ दिया। तो इसको किसी अपराध के लिए दोषी नहीं कहा जाएगा। अगर ये अगर किसी उसके बच्चे को, अगर डाकू बा के बच्चे को उसे यानी कि उसके पुत्र को मारने के लिए कहते और आ द्वारा उसे पुत्र को मार दिया जाता, तब वो दोषी होता, ना कि उसके नियत गृह का ताला तोड़ने के लिए दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। का उससे उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। काने कौन सा अपराध किया गया है? तो आप आने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसकी तरफ से उचित सावधानी बरती गई थी और ना उसका कार्य अपराध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेक्शन 80 में बताया गया है। क्या कहा है? 80 में, आईपीसी के 80 में कि एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई कार्य जो दुर्घटना हो जाती है और वह कैसा काम कर रहा है? लॉफुल एक्ट कर रहा है। वो कैसा कर रहा है? उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो लीगली है, यानी कुल्हाड़ी से अपना किसी पेड़ को काटना, उसके तने को काटना तो कोई अपराध नहीं है। अपने घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, तो यहाँ उसने उसका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था, तो वहां क्या होगा? उसका कार्य माफी होगा और अपराध नहीं है। विधिपूर्ण कार्य करते हुए किसी कोई अपराध हो जाना अपराध नहीं माना गया। धारा दुर्घटना हो जाती है तो धारा 80 में उसे बचाव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है? यदि घटित अपराध क्या है? जब मृत्यु कारित की जाए युक्त आशंका पैदा होती है। ऑप्शन नंबर 1। 2 ऑप्शन नंबर जब साधारण उपपत्ति कारित की जाए ऐसी युक्त आशंका का प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर 3 जब चोरी की तुरंत उपरांत चोर के भागने पर चोरी की संपत्ति बरामद करना हो। ऑप्शन नंबर 4 जब स्वेच्छापूर्वक उपपत्ति का कारित करने पश्चात भागने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार करना हो। तो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये कहाँ से आया है? सेक्शन 100 से आया है। सेक्शन 100 से आया है। आईपीसी का 100 क्या कहता है कि कोई कार्य जो स्वेच्छापूर्वक किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य कब अपराध नहीं माने जाएंगे, यानी कोई व्यक्ति कब सेक्शन 100 में 7 प्रकार के बचाव बताए गए कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृत्यु कारित कर सकता है
जब उसके ऊपर किस प्रकार का हमला हो, जो इन 7 कंडीशनों में आता है। जब उसके मृत्यु का, किसी व्यक्ति द्वारा उस पर मृत्यु का हमला किया गया हो, किसी द्वारा उस पर घोरोपति का हमला किया गया हो, घोरोपति का हमला किया गया हो, और क्वेश्चन और ऑप्शन इसमें तीसरा है कि उसके बलात्संग किया गया, बलात्संग वाला हमला हो, यानी कि उसके साथ कोई रेप करने वाला हो, बलात्संग वाला हो। और चौथा है प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला हो, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा का किया गया हमला हो। 5 अपहरण और व्यभिचार के लिए किया गया हमला हो, अपहरण या व्यभिचार के लिए किया गया हमला हो। और 6 जब सदोष परिरोध के लिए, सदोष परिरोध यानी कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान में बंद करने के लिए किया गया हो। और 7 उस पर तेजाब यानी कि अम्ल फेंक गया हो, अम्ल फेंकने का प्रयास किया गया हो, या तेजाब जिससे उसे क्षतिकारित हो। प्रयास या प्रयत्न दोनों ही आएगा, या तो उसने फेंक दिया हो या उसके द्वारा यानी उसमें फेंकने वाला हो। तो ये 7 कंडीशन में कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। वो मृत्यु कारित कब करेगा, जहां धारा 99 के जो निर्बंधन इसमें बताए गए हैं, तब ही उन पर, उन कंडीशनों के बाद ही 100 का उपयोग कर सकता है कि कोई व्यक्ति किसी को कब मार सकता है। तो ये कंडीशन इस 7 प्रकार की कंडीशनों में आता है, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, जब मृत्यु कारित की जाए और युक्त इसकी आशंका पैदा हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाने वाली किसी व्यक्ति द्वारा। क्वेश्चन 8 रेक्स बनाम गोविंदा। क्वेश्चन नंबर 8 रेक्स बनाम गोविंदा भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के मध्य अंतर बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। जो रेक्स बनाम गोविंदा का केस है उसमें किन धाराओं में बताया गया है उसको। ऑप्शन नंबर 34 और 149 में, ऑप्शन नंबर 2 302 और 304 के अपवादों में, ऑप्शन नंबर 3 299 और 300 में, ऑप्शन नंबर 4 403 और 405 में। तो किस में बताया गया है, 299 और 300 के अंतर बताया गया है इस वाले केस में, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड को बताया गया है और मर्डर को, इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है कि कब कौन सा मामला आपराधिक मानव वध में आएगा और कौन सा मामला हत्या में आएगा। इसमें इस जजमेंट को मेलविन द्वारा डिसाइड किया था, मेलविन जज द्वारा इसे डिसाइड किया था। उसमें बताया गया है कि कोई भी मामला कब आपराधिक मानव वध होगा और कब हत्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है, बी ऐसा करने से क्या करता है, इनकार करता है। कहा ने, ऑप्शन नंबर 1 कहा ने कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन नंबर 2 कहा खा के हत्या के लिए उकसाने व अपराध में सहायक होने का दोषी है। ऑप्शन नंबर 3 कहा ने हत्या करने का प्रयास का अपराध किया है। ऑप्शन नंबर 4 का आपराधिक षड्यंत्र का दोषी है। तो सेक्शन 107 में बताया गया है कि 107 में बताया गया है कि अमेंडमेंट ऑफ थिंग्स, यानी कि किस प्रकार के अपराध कब उकसाना कहलाएंगे, यानी कि दुष्प्रेरणा कहलाएंगे, अमेंडमेंट कहलाएंगे। तो किस में बताया गया है, सेक्शन 107 में। तो इसने क्या किया है, सी की हत्या के लिए किसको उकसाता है, ए बी को उकसाता है। उकसा कौन रहा है, ए उकसा रहा है किसको, बी को, कि तुम सी का मर्डर कर दो, हत्या कर दो। तो इसने क्या किया है, इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। तो किसके लिए लायबल होगा, तो कौन लायबल होगा, ए का द्वारा, यह मिसप्रिंट है, का किस अपराध के लिए दंडनीय होगा। तो किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, तो का को किसके अपराध के लिए, ऑप्शन बी, का को हत्या के
ए को बी की हत्या के उकसाने के लिए व अपराध में सहायक होने के लिए दोषी माना जाएगा। उसने, क्योंकि बी ने कोई अपराध नहीं किया है और ना उसके द्वारा उसको कन्विक्ट किया जाएगा, क्योंकि अपराध किसने किया है? ए नहीं उस उकसाया और बी ने उसका कहा नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 9। सी को, यानी गा को घोरोपति करने के लिए बहस में डालकर बेईमानी से सी को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगाकर उसे आ को प्रदत्त कर दे। गा उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे आ को प्रदत्त कर देता है। आ दोषी है, यानी कि आ किसे कंपेल्ड कर रहा है, किस पे दबाव बना रहा है, किसको वह कर रहा है? घोरोपति का वह, यानी कि उसे मारपीट करना या ऐसी चोट पहुंचाना कि उसे घोरोपति मैंने उस वाले उसमें सेट में पढ़ाया था आपको कि 320 में कंडीशन बताई थी कि घोरोपति किन किन प्रकार की होंगी। तो इस प्रकार का उसे भय में डाला जाता है और क्या कहता है? बेईमानी उत्प्रेरित करता है, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, डिसऑनेस्टली उसे क्या करता है? उत्प्रेरित, यानी कि कंपेल्ड करता है कि तुम क्या कर दो, एक कोरे कागज पर अपने साइन करके और उस पर अपनी मोहर लगाकर मुझे दे दो। तो यानी कि उसमें वो कुछ भी लिख ले। तो सेक्शन कौन सा है इसका? एक्सटॉर्शन का सेक्शन है 383 में उसे बताया गया है और इसका दंड इसमें है 384 में बताया गया है। 3 वर्ष या जुर्माने के लिए दंडित किया जाएगा। तो उसने क्या किया है? उद्यापन करवाया है। उद्यापन के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए किसी व्यक्ति को दबाव डालकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराना उद्यापन कहलाता है और इसे इस वाली सेक्शन में परिभाषित और दंडित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। आपने 14 वर्ष की पत्नी बी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। बी कौन से अपराध के लिए दोषी है? तो सेक्शन 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। उसका अपवाद नंबर 2 कि जहां कोई अपनी 15 वर्ष से कम की पत्नी के साथ उसके मैथुन करता है, उसकी रजामंदी के साथ, तो क्या होगा? उसे बलात्संग का अपराध किया है। क्वेश्चन 11। का को सड़क पर, क्वेश्चन 11 12। का को सड़क पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है। का उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। का ने कौन सा अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया है। सेकंड नंबर, चोरी का अपराध किया है। ऑप्शन 3, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया है। ऑप्शन नंबर 4, लूट का अपराध किया है। तो उसने किस किस प्रकार का अपराध किया है? उसने संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया है, यानी कि डिसऑनेस्टली इम्प्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन इसका कौन सा है? 403 में से परिभाषित किया है कि कोई व्यक्ति किसी की जंगम संपत्ति को, स्थावर नहीं, जंगम यानी कि चलने वाली, यहाँ किसके लिए दंडित किया जाता है? उसे जंगम संपत्ति, यानी कि संपत्ति कैसी होगी? मूवेबल, स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहेगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को उस कहीं उसे पड़ी मिलती हो और अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेता है, तो किसका अपराध का होगा? 403 आपराधिक संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा। दोस्तों, हम इसी अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे वाले सेट में। नमस्कार दोस्तों।